नमस्कार प्रिय छात्रों, आर के क्लासेस खरगोपुर के इस शानदार शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने कम से कम 10 मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसके बाद हम बिना समय गंवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के लिए विषय हिंदी में मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल पेपर से 100% प्रश्न आने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यूपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इस मॉडल पेपर में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक दिया रहेगा, हमें यहाँ पर अपना अनुक्रमांक भरना रहेगा। अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर। उसके बाद पेपर में अपना नाम भरना रहेगा। यहाँ पर दिया गया 2024 कक्षा 10 हिंदी केवल प्रश्न पत्र। तो इस प्रकार से ऐसे लिखा रहेगा। उसके बाद हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा समय हमें दिया जाएगा 3 घंटे का। समय हमें 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। 15 मिनट हमें प्रश्न को पढ़ने में और 3 घंटे प्रश्न को हल करने में। पूर्णांक हमारा 70 रहेगा। इस प्रकार यहाँ निर्देश दिए गए हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद प्रश्न 2 खंड आ व बा में विभाजित है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को काला करें। इस बार OMR शीट पर विकल्प का आंसर लिखा जाएगा। और चौथे नंबर पर है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रश्न के 1 अंक निर्धारित हैं। और 5वां पॉइंट दिया गया है OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर का प्रयोग नहीं करें। और 6वां पॉइंट दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से हमें निर्देश दिए गए हैं। अब हम डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तुम्हारा सबसे पहला प्रश्न दिया गया है गबन व रंगभूमि के लेखक हैं। तो सबसे पहला विकल्प दिया गया है बाबू गुलाब राय, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा दिया गया मुंशी प्रेमचंद और डी नंबर में दिया गया राजेंद्र प्रसाद। तो गबन व रंगभूमि के लेखक जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद पर ऐसे टिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा विकल्प दिया गया है दूसरे नंबर पर निम्नलिखित में से भगवती चरण वर्मा की रचना कौन सी है। तो ये में दिया गया प्रतिशोध, सी में है आवारा मसीहा, बी में भूले बिसरे चित्र और डी में दिया गया है ठूठा आम। तो इसमें भूले बिसरे चित्र बी नंबर पर जो दिया गया है वो भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरे नंबर पर दिया गया है लहरों का राजहंस किस विधा की रचना है। तो ये में है नाटक, बी में एकांकी, सी में कहानी और डी में दिया गया है उपन्यास। तो तीसरा का हमारा ये सही है, ये में दिया गया है नाटक। तो लहरों का राजहंस नाटक विधा की रचना है। उसके बाद हमारा चौथा नंबर आ जाता है जय पराजय रचना के लेखक हैं। तो हमें बताना है कि जय पराजय रचना के लेखक कौन है। तो ये में दिया गया है मोहन राकेश, बी में उपेंद्र नाथ अस्क, सी में अज्ञेय और डी में जयशंकर प्रसाद। तो जय पराजय रचना के लेखक जो हैं वो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। तो हम उपेंद्र नाथ अस्क पर ऐसे ठीक करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रश्न संख्या 5। हम 5वें वाले को सॉल्व करेंगे। 5वें नंबर पर है राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है। तो ए विकल्प में है नाटक, बी में कहानी, सी में निबंध और डी में उपन्यास दिया गया है। तो इसमें बी वाला विकल्प सही है, बी वाले विकल्प में है कहानी। तो राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा कहानी विधा की रचना है। इसके बाद हम आ जाते हैं 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर दिया गया है रीत काल के कवि हैं। ये में जगनिक, बी में सूरदास, सी में मतीराम और डी में कबीरदास। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें से सी वाला विकल्प सही है, सी वाले में मतीराम। रीत काल के कवि कौन है, मतीराम है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर प्रश्न दिया है रामचंद्रिका के लेखक हैं। ए में तुलसीदास, बी में केशवदास, सी में सूरदास और डी में भूषण। तो 7वें नंबर में हमें बी विकल्प सही है, बी में है केशवदास। बी में दिया गया केशवदास, तो हमारा बी विकल्प सही है। इसके बाद 8वें नंबर पर दिया है छायावादी युग की प्रवृत्ति है।
ए में शोषक का विरोध, सी में प्रकृति का मानवीकरण, बी में युद्धों का सजीव वर्णन और डी में भक्ति की प्रधानता। तो इसमें 8वें नंबर में सी विकल्प सही है। सी में है प्रकृति का मानवीकरण, तो हमारा यही वाला विकल्प सही है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 9 आ जाता है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है महादेवी वर्मा की रचना है। तो ए में दिया गया है द्वापर, बी में चुपते चौपदे और सी में संधिनी क्षणिदा और डी में लहर। तो इसमें संधिनी और क्षणिदा जो दिया गया है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? ए में छायावादी, सी में भारतेंदु युग, बी में प्रगतिवादी युग और डी में नई कविता। तो 10वें का डी नंबर सही है। खुशबू के शिलालेख नई कविता युग की रचना है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 दिया गया है करुण रस का स्थायी भाव है। तो ये में है हास, बी में है शोक, सी में उत्साह और डी में यमक। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो शोक विकल्प हमारा सही है। इसके बाद 12 नंबर पर आते हैं। 12 नंबर में दिया गया है हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। तो 12 नंबर में हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में उपमा अलंकार है। 12वें का सी सही है, इसमें उपमा अलंकार दिया गया है। इसके बाद हमारा 13 नंबर आ जाता है। 13 नंबर पर दिया गया है रोला के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। ये विकल्प में है 16-16, बी में है 20-20, सी में 24-24 और डी में 26-26। तो 13वें का सी सही है 24-24, यानी रोला के प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 14 आ जाता है। 14 में दिया गया है अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभिमान शब्द में प्रयुक्त कौन सा उपसर्ग है? तो ए में दिया गया है मान, बी में है अभि, सी में है अप और डी में आ। तो 14 वाले में बी विकल्प सही है, बी में अभिमान है, तो अभिमान वाला विकल्प हमारा सही है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है तो किस सर्वनाम का रूप है? हमें बताना है कि तो किस सर्वनाम का रूप है। तो ए में दिया गया है अस्मद का, बी में है युष्मद का, सी में दिया गया है तद का और डी में दिया गया है पद का। तो इसमें जो सर्वनाम है ये युष्मद का है, यानी 15वें का बी विकल्प सही है। 15वें में दिया गया है तो किस सर्वनाम का शब्द रूप है? तो युष्मद का सर्वनाम रूप है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या आ जाएगा 16। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है कि माता पिता, बीच में डैश करके दिया गया है कि माता पिता में समास है। तो हमें बताना है कि माता पिता में कौन सा समास है। ये में है द्विगु, बी में द्वंद्व, सी में तत्पुरुष और डी में अव्ययी। तो हमें इसमें बताना है कि माता पिता में कौन सा समास है। तो माता पिता में द्वंद्व समास है, इसका विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो कमल शब्द का पर्यायवाची इसमें कौन सा है? नीर, बी में नलिन, सी में नारद और डी में नीरद। तो इसमें विकल्प बी सही है, कमल का पर्यायवाची नलिन होता है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 18 आ जाता है। प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है जब मधु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक्य है, इसमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या उपवाक्य? तो प्रश्न संख्या 18 में बी सही है, बी में है मिश्र वाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य दिया गया है, इसमें बी विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 आ जाता है। 19 में दिया गया है कर्मवाच्य के विषय में सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि कर्मवाच्य के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये में दिया गया है वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, बी में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार बदलता है, सी में क्रिया सदैव सकर्मक होती है और डी में कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 19 में डी वाला विकल्प सही नहीं है, हमारा यही विकल्प सही नहीं है। तो इसी पर हम टिक करेंगे, कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है, ये सही नहीं है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 20 आ जाता है। प्रश्न संख्या 20 में दिया गया है
सर्वनाम पदों का परिचय में बताया जाता है, यानी सर्वनाम पदों के परिचय में बताया जाता है। ये में दिया गया है भेद लिंग वचन कारक पुरुष, बी में दिया गया है भेद लिंग वचन कालवाच्य, सी में दिया गया है भेद लिंग विशेष कारक और डी में दिया गया है भेद लिंग वचन धातु पुरुष। तो बताइए कि प्रश्न संख्या 20 में कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 20 में विकल्प नंबर ए सही है। सर्वनाम पदों के परिचय में भेद लिंग वचन कारक पुरुष बताया जाता है। इस प्रकार से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाता है यानी खंड आ हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग आते हैं खंड बा पर। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्नों को दिया गया है, तो हम लोग खंड बा 21 नंबर पर दिया गया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 21 दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें जो गद्यांश दिया गया है, इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, हमें उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश में है उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर आओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उसमें किस प्रकार का धोखा ना होगा, यानी वो हमें किसी प्रकार का धोखा ना देगा। तो इसमें पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हमें इसका संदर्भ बताना है। तो संदर्भ बताने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है। तो ये हमारा लिया गया है मित्रता से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो हम इसका संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे। हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इतना लिखेंगे तो हमारा संदर्भ हो जाएगा। इसके बाद में कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। हमारा रेखांकित अंश इसमें यह कर्तव्य से लेकर के सत्यनिष्ठ हो तक दिया गया है। तो हम लोग इसका व्याख्या करेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखेंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हम में से अधिक साहसी, परिश्रमी, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति वाला तथा उच्च आत्मबल वाला हो। यदि सौभाग्य से ऐसा मित्र मिल जाता है तो हमें उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे वानर राज सुग्रीव ने श्री राम की आत्मशक्ति, ओज व बल का विश्वास हो जाने पर ही उनका आश्रय ग्रहण किया और फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद हमें दिया गया है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो हमें इसका उत्तर लिखना है कि हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए। तो हम इसमें लिखेंगे हमें ऐसे मित्र को महत्व देना चाहिए जो कर्तव्य का पालन, दृढ़ चित्त, परिश्रमी और सत्य संकल्प से युक्त गुण वाला हो, जो हमें धोखा ना देने वाला हो। हमें ऐसे मित्र का साथ देना चाहिए, हमें ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा पैराग्राफ दिया गया है अथवा वाला करके। तो हम लोग अथवा वाले को देखेंगे। अथवा वाले में दिया गया है आज विज्ञान मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और व्यक्ति दूसरे और समूह के गिराने में होता रहेगा। इसलिए हमें उसे भावना को जागृत करना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें। यानी ये हमें पैराग्राफ दिया गया है और इसका हमें संदर्भ लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और विज्ञान का उपयोग
किस प्रकार से करना है, तो या तो आप ऊपर वाले का करेंगे या तो आप नीचे वाले का करेंगे, मतलब दो में से एक का करेंगे। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22 हमारा दिया गया है, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें नीचे कुछ पद्यांश दिए गए हैं, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे, पद्यांश को हम पढ़ेंगे। दिया गया है, मानुष हों तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। ये हमारा एक पद्यांश दिया गया है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे। इसका संदर्भ लिखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि इस पाठ के या इस कविता के लेखक कौन हैं और इस कविता का नाम क्या है। तो इसमें हम संदर्भ लिखेंगे। ये हमारा सवैये कवित्त से लिया गया है और इसके जो रचयिता हैं, रचनाकार हैं, वो रसखान जी हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रत्युष ध्यान हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सवैये शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। तो ये हमारा इसका संदर्भ हो जाता है। इसके बाद में कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें मान लीजिए रेखांकित अंश यहाँ से यहाँ तक है, हम पूरे का इसकी व्याख्या करके आपको बता दे रहे हैं। इसमें व्याख्या हम करके बता दे रहे हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी फूल कदम्ब की डारन। तो हम इसका व्याख्या करके आपको बता रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण की ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूं। इस प्रकार से इसका हम संदर्भ, इसकी व्याख्या हम लिखेंगे। और ये कह रहा है कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं, मतलब कहाँ पे पशु की बात कर रहा है, यहाँ पर पशु की बात कर रहा है, पशु की, ये पशु हों। कह रहा है कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूँ जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। तो यही दिया गया है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, मतलब मैं नित नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। इस प्रकार से हम इसका व्याख्या लिखेंगे। और ये कह रहा है आगे कि कालंदी फूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कालंदी फूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार दिया गया है, क्योंकि कालंदी फूल कदम में क्रमशः बा, गा, ना और का वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद हम अथवा वाले पर आ जाते हैं। अथवा वाले में दिया गया है, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो इसका हमें संदर्भ लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और विषुवत रेखा का वासी कैसे जीता है, हमें इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो ये हमारा जो ऊपर कविता लिया गया है, ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। तो हमें इससे पूछ रहा है संदर्भ लिखने के लिए, तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे। हमसे पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इसमें यहाँ से यहाँ तक दिया गया है, तो हमें इसकी व्याख्या करना है। इसमें दिया गया है,
ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। तो इसमें हमसे इसकी व्याख्या करने को कहा गया है, तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि कवि कहता है कि वो मनुष्य, वो व्यक्ति जो ऐसे प्रदेश में रहता है जहाँ हमेशा बर्फ़ जमा रहता है और वो इतनी सर्दी में काँप काँप कर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी वह अपनी मातृभूमि पर या अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण को न्यौछावर कर देता है, यानी अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाता है। इस प्रकार से हम इसका व्याख्या लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 पर है, विषुवत रेखा का वासी कैसे जीता है। तो इसमें हम उसका उत्तर देंगे कि विषुवत रेखा का जो वासी है वो बहुत ही कठिन जीवन जीता है। वो अपनी जीवन में बहुत ही कठिनाइयों को झेलता है, फिर भी मातृभूमि पर अपने प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 23 आ जाता है। प्रश्न संख्या 23 में दिया गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ लिखने पर आपको 2 अंक और अनुवाद करने के लिए आपको 3 अंक, यानी कुल मिलाकर आपको 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसका संदर्भ लिखेंगे और इसके संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति के महत्व को दर्शाया गया है, तो ये हमारा संदर्भ हो जाता है। तो इसके लिए हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हमसे कह रहा है कि इसकी व्याख्या कीजिए। तो इसकी व्याख्या हम करेंगे, व्याख्या की हेडिंग देंगे इसमें, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो हमें इसका अनुवाद करना है, तो इसके अनुवाद में हम लिखेंगे कि हमारी संस्कृति निरंतर चलती रहती है। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, गतिशीला मतलब गतिशील है, हमेशा चलती रहती है। इसके बाद में है, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकुरोति नवाम शक्ति च प्रश्नोति। तो इसका हमारा अनुवाद होगा, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए या समय समय पर नई नई विचारधाराएँ नई नई विचारधाराएँ अपनाती रहती हैं। इसके बाद दिया गया है, अत्र दुराग्रह नास्ति यत्र युक्ति युक्तिम कल्याणकारी च ततत्र सहर्ष गृहीत भवति। इसका हम अनुवाद लिखेंगे। इसके अनुवाद में हो जाएगा हमारा कि यहाँ हठ धर्मिता नहीं है, जो कुछ उचित और कल्याणकारी है वह हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। उसके बाद है, एषस्य गतिशीलतया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितः यदि तथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु स्वभावः विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता एत। तो इसका हम व्याख्या लिखेंगे। इसके व्याख्या में लिखेंगे, इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के लिए सदैव रहने वाले आदर्शों या मूल्यों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के लिए एक समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में समाया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा इसका व्याख्या हो जाता है। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आप ऊपर वाले का नहीं कर पा रहे हैं इसका, तो अथवा वाले को कर सकते हैं। तो इसका हमें संदर्भ लिखना रहेगा, व्याख्या लिखना रहेगा। संदर्भ के लिए आपको 2 अंक और व्याख्या के लिए आपको 3 अंक। तो इस प्रकार से हम इसका संदर्भ लिख लेंगे। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में वाराणसी नगरी के घाटों की अतुलनीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या कर देंगे। हमारा 24 नंबर पे प्रश्न दिया गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें दिया गया है, सार्था प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः
आतुरस्य भीष्कम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यता। तो इसका हमें संदर्भ लिखना है और इसका हमें व्याख्या करनी है। तो हम इसका संदर्भ लिखेंगे पहले, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। में संदर्भ की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इसका संदर्भ कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में युधिष्ठिर विभिन्न व्यक्तियों के मित्रों के बारे में बताते हुए उत्तर देते हैं। इसके बाद हम इसका अनुवाद लिखेंगे, अनुवाद की हेडिंग देंगे और लिखेंगे कि युधिष्ठिर कहता है कि साथ घर जा रहे लोगों का दल यानी कारवां विदेश में रहने वाले का मित्र होता है। यानी युधिष्ठिर कहता है कि साथ जा रहे लोगों का दल या कारवां विदेश में रहने वालों का मित्र होता है और घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। रोग का मित्र वैद्य है और मरने वाले का मित्र दान है। तो यहाँ पर दिया गया है कि दानम मित्रम मरिष्यता, यानी दान के समय यानी मृत्यु के समय आपका मित्र क्या होगा, दान होगा। यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें दिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो हमें इसका संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ की हेडिंग देंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना को दर्शाया गया है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या की हेडिंग देंगे। हमारा श्लोक दिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी सुखी हुए, सभी निरोगी हुए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, यानी सभी कल्याण को देखें और कोई भी दुख का भागी ना हो। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 24 समाप्त होता है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ेंगे। तो हमारे 25 में प्रश्न संख्या में दिया गया है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हमें इसका उत्तर देना है। तो अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंड काव्य दिए जाते हैं। तो आप लोग अपने अपने ज़िले के खंड काव्य को कर लीजिएगा। 25 नंबर, इनमें से आपको एक ही प्रश्न करना रहेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। तो प्रश्न संख्या 26 में दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भगवत चरण उपाध्याय। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हमने रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा करके चैनल पर अपलोड कर लिया है। तो आप लोग जा कर के वीडियो देख लीजिए। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 26 का खा आ जाता है। खा में दिया गया है, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें दिया गया है तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर महादेवी वर्मा, तुलसीदास, इन लोगों का जीवन परिचय लिख करके चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग जा कर के वीडियो देख लें। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 27 आ जाता है। प्रश्न संख्या 27 में दिया गया है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लोग ऐसी कविता लिखेंगे जो इसमें श्लोक कोई ना आया हुआ हो, उसी को लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा वो डुप्लीकेट माना जाएगा, आपका नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद 28 नंबर पर है अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान पाने यानी प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो आप एक पत्र लिखेंगे या फिर रेलवे आरक्षण केंद्र पर आरक्षण क्लर्क द्वारा दुर्व्यवहार किए गए अधिकारी उत्तर रेलवे को शिकायत पत्र लिखिए। तो इसका शिकायती पत्र लिखना है। इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 29 आ जाता है। प्रश्न संख्या 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें इसमें किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें से केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न दिया गया चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखरा स्वनाम आज़ाद इति अकथयत। उसके बाद है हम चौथे का आपको उत्तर बता दे रहे हैं कि वीर केन पूजते। तो इसका उत्तर हो जाएगा वीर वीरेण पूजते।
उसी प्रकार से दूसरे और तीसरे का उत्तर लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। प्रश्न संख्या 30 में दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इसमें विषय आपको दिया गया है जीवन में अनुशासन का महत्व, वृक्षारोपण, राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रदूषण की समस्या। इस प्रकार से 4 विषय दिए गए हैं, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं। इनमें से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जिससे आपको 7 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा सभी प्रश्न समाप्त होता है। यदि आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी प्रकार से बोर्ड में आपका पेपर आने वाला है, और ये जो पेपर दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और इसमें से प्रश्न 100% आने हैं। तो अतः आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें।